पिछली कक्षा में हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अध्ययन किया था। ये भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एक पार्ट जो चौथा जो डिवीज़न है वो कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आता है। तो भारत की जो तटीय रेखा है उस पर जो मैदानी भाग है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। इसे दो उप विभागों में विभाजित किया जाता है, पश्चिमी तटीय मैदानी भाग और पूर्वी तटीय मैदानी भाग। पहले हम पश्चिमी तटीय मैदानी भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कि जैसा आप चित्र में देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि यह अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य में स्थित है। यह मैदानी भाग जो है निमज्जन, उपलावन या डूब के कारण बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होता। हम देखते हैं नर्मदा और तापी नदियाँ जो यहाँ के प्रमुख उदाहरण हैं, इसका मुख्य भाग जहाँ नदी समुद्र से मिलती है और डूबा हुआ है, और जो शिप्स आती है वो काफ़ी अंदर तक आ सकती है, तो इस कारण से ये एक नेचुरल पोर्ट का काम भी करते हैं। तो ये सबमर्जेंस के कारण हुआ है। सबमर्जेंस एक टेक्टोनिक एक्टिविटी है जिसमें समुद्री भाग का धसाव हो जाता है और जो समुद्र का जलीय भाग है वो धरातल की ओर अग्रसर हो जाता है, तो इसे सबमर्जेंस कहते हैं। इसकी अगर हम औसत चौड़ाई देखें तो ये एक बहुत पतली पट्टी के रूप में है, क्योंकि धसाव हुआ है और धसाव के कारण जो तटीय भाग है वहाँ पर खड़े पर्वत हमें देखने को मिलते हैं लगातार पश्चिमी कोस्ट के ऊपर। तो इसकी औसतन जो चौड़ाई आती है वो आती है 64 किलोमीटर। इस पश्चिमी तटीय मैदान को हम 3 उप विभागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है कोंकण प्लेन, दूसरा है कन्नड़ प्लेन और तीसरा मालाबार तट। तो कोंकण प्लेन जो है वो गुजरात, काठियावाड़ वाला हिस्सा, वहाँ से लेकर महाराष्ट्र और गोवा तक विस्तृत है। कन्नड़ प्लेन कर्नाटक का जो तटीय भाग है उसमें विस्तृत है, और मालाबार तट जो है वो केरला का तटीय भाग है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल पोर्ट्स पाए जाते हैं। अब हम अगला भाग जो है पूर्वी तटीय मैदानी भाग के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। यह भाग जो है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से पूर्वी घाट, इसके मध्य स्थित है। यह पश्चिमी घाट की तुलना में काफ़ी चौड़ाई लिए हुए है ये तटीय भाग, जिसकी औसतन चौड़ाई जो आती है वो 115 किलोमीटर आती है। जैसा कि पश्चिमी तटीय भाग है, मैदानी भाग है, वह निमज्जन से बना है, उसके विपरीत यह पूर्वी तटीय भाग उन्मज्जन से बना हुआ है, मतलब इमरजेंस। यहाँ जो भूगर्भीय हलचल हुई थी उससे ये तटीय भाग जो है कुछ ऊंचा उठ गया था, और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर खूब सारे डेल्टा फॉर्मेशन होते हैं। प्रमुख नदियाँ हैं जैसे गंगा नदी हो गई, तो सुवर्णरेखा गंगा नदी का हालांकि डेल्टा जो है बांग्लादेश में स्थित है, भारत में इसका कुछ ही भाग आता है, कम ही भाग आता है। तो सुवर्णरेखा का जो डेल्टा है वो भारत में पड़ता है, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक जो तटीय भाग है उसको हम इस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो गंगा नदी हो गई, महानदी हो गई। महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो इस भाग में, इसके तटीय भाग में डेल्टा बनाती है। अब इसका अगर हम फर्दर डिसेक्शन करें तो इसको हम 2 उप विभागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम आता है उत्तरी सरकार, जिसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार, जो महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ये 3 प्रमुख नदियों के डेल्टा ही भाग क्षेत्र को जो है और उसके आसपास का जो तटीय मैदान है उसको हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें है वो है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल कोस्ट जो है मोस्टली तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ता है। तमिलनाडु और कृष्णा नदी के दक्षिण वाला भाग, कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग से कन्याकुमारी तक जो तटीय मैदान है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। यहाँ मानव निर्मित बंदरगाहें, नेचुरल पोर्ट्स नहीं है। चेन्नई पोर्ट इसका प्रमुख उदाहरण है।
और विशाखापट्टनम भी एक पोर्ट है जो मेजर जो हमारा सी की कनेक्टिविटी जो होती है उस भाग से इस विशाखापट्टनम तट के द्वारा होती है। ट्रेड भी यहाँ से खूब होता है। तो ये तटीय मैदान के बारे में अध्ययन किया। इसमें जो अगर हम इसका भौगोलिक विश्लेषण करें और इसका मानवीय रूप से अगर हम इसका मानवीय दृष्टिकोण से इसकी उपयोगिता अगर हम देखें तो इसमें यह है कि इस तटीय मैदानी भाग में कृषि जो है कुछ भागों में अच्छी होती है। जैसे गुजरात का जो तटीय भाग है वहाँ पर बढ़िया ब्लैक सॉइल मिलती है, तो कपास की खेती वहाँ खूब होती है। इसके अलावा जैसे नारियल के पेड़ हो गए, बनानास हो गए, ये फ्रूट का प्रोडक्शन भी यहाँ पर होता है। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। मिनरल्स भी यहाँ पे खूब सारे मिलते हैं। मिनरल्स में जैसे सॉल्ट का जो है उत्पादन तटीय भागों में कई भागों में होता है। फिर इसमें इसका जो महत्व आता है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक दृष्टिकोण से ये हमें विश्व के अन्य भागों से कनेक्ट करता है जल के द्वारा, जल परिवहन के द्वारा। तो पोर्ट्स जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर ट्रेड जो होता है यहीं से होता है। फिर इसका हम उपयोग देखें तो फ़िशिंग इंडस्ट्री जो है, मछली उद्योग जो है वो यहाँ खूब थ्राइव करता है। उसका केरला का, तमिलनाडु की, उड़ीसा की इकोनॉमी जो है मछली फ़िशिंग से होती है। और इससे अलावा जो है टूरिस्ट दृष्टिकोण से भी यहाँ, जैसे गोवा का जो कोस्ट है वहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री खूब फैली हुई है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे बीचेज़ हैं जिस पे लोग भ्रमण के लिए आते हैं। तमिलनाडु का मेरियाना बीच जैसे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने तटीय मैदानों के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम आइलैंड्स, इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो हमारे द्वीपीय समूह हैं उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो आप ये इसका मैंने एक PDF फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पर शेयर भी किया है, उसको आप देखें। नोट्स मैंने आपको बना के दे दिए हैं। अब इसको आप जब इसका अध्ययन कर लेंगे तो आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उसको असाइनमेंट को करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।